नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको हरियाणा खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। भारत में 13,000 के बाद पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा के पलवल और पंचकुला से एक और कोरोना पॉजिटिव केस आया सामने। प्रदेश में 214 पहुंचा आंकड़ा। कुमारी शैलजा ने मनोहर सरकार को लिया आड़े हाथों। किसानों के लिए बनाई गई नीतियों पर उठाए सवाल। स्कूल फीस को लेकर भी शैलजा ने सरकार को लताड़ा। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने रादौर क्षेत्र में बनाए गए शेल्टर होम का किया दौरा। प्रवासी मजदूरों ने नायब सैनी से घर जाने की जाहिर की इच्छा। सैनी ने दिया आश्वासन। और आपदा में कांग्रेसी नेता सूरजमल रोज जुटे हैं सेवा में। जरूरतमंद लोगों को दे रहे हैं खाद्य सामग्री। सरकार से लोगों तक कच्चा राशन पहुंचाने की सलाह दी। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से मौतों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा पहुंच गई है और 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच चुका है और कोरोना ने देश में 430 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं हरियाणा में पलवल और पंचकुला से एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया। इससे पहले गुरुवार को भी पलवल से एक कोरोना का मरीज मिला था और आज फिर एक महिला में कोरोना के संक्रमण मिले हैं और पंचकुला में 18 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिससे प्रदेश में 214 तक पहुँच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार के उन फैसलों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जो जनता के लिए लगातार परेशानियों का सबब बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के साथ ही सरकार के जन विरोधी रुख से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। गुरुवार को जारी बयान में कुमारी शैलजा ने किसानों की फसल खरीद, स्कूल फीस वसूली और बिजली बिलों का मुद्दा उठाया। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार के बिना सोचे समझे लिए गए फैसले लगातार प्रदेश की जनता के लिए इस महामारी के प्रकोप में मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि पहले ही ये सरकार किसानों की फसल कटाई के लिए मशीनों और मजदूरों का कोई प्रबंध नहीं कर पाई। वहीं स्कूल के फैसले पर शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार का नया फैसला, जिसमें प्राइवेट स्कूलों को 1 महीने की स्कूल फीस वसूलने की अनुमति दी गई है, ये फैसला प्रदेश के लाखों अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए मुसीबतों भरा है। इस फैसले के बाद स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ये बड़ा सवाल है कि सरकार ने फैसला किस दबाव में बदला। यदि स्कूलों को अपने शिक्षकों के वेतन देने और अन्य तरह की आर्थिक परेशानी आ रही है तो सरकार इसका इंतजाम करे, ना कि अभिभावकों पर फीस जमा कराने के लिए दबाव डाले। उन्होंने कहा कि सरकार की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद प्रवासी मजदूरों के टूट रहे धैर्य के बाद से ही प्रशासन से लेकर शासन तक इन लोगों के बीच जाकर उन्हें इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ और दिन शेल्टर हाउस में ठहरने की लगातार अपील कर रहा है। इसी के मद्देनजर कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने रादौर क्षेत्र में बनाए गए शेल्टर हाउस में पहुंचे और इन प्रवासी मजदूरों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान कुछ प्रवासी मजदूरों ने सांसद के समक्ष घर पर जाने की इच्छा जाहिर की, जिस पर नायब सैनी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। उनकी मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया था 1,70,000 करोड़ रुपए पैकेज का, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 1,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, लगभग राशन वो पहुंच गया। आज हमारी अधिकारियों के साथ डीसी महोदय और सभी अधिकारी थे, वो बैठक थी। मेरे ख्याल से 90% लोगों को बीपीएल परिवारों तक घर में एपीएल परिवार सर ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है। एपीएल के लिए क्योंकि अभी सरकार के अंदर बातचीत भी हुई थी, उसका भी क्योंकि बीपीएल तक चला गया है और सामाजिक संस्थाएं उसके अंदर लगी हुई हैं, धार्मिक संस्थाएं लगी हुई हैं। हर व्यक्ति का एक ही ध्येय है कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। गुलाचिका में एसडीएम शहर के दौरे पर निकली। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर काफ़ी सख्ती से पेश आई एसडीएम। इस दौरान जो भी दुकानें खुली थी और सड़कों पर बिना इजाज़त लिए घूम रहे रेडी वालों पर कार्रवाई भी की गई। एसडीएम शशि वसुंधरा ने कहा कि प्रशासन द्वारा जो हिदायतें दी गई थी उनका पालन नहीं किया जा रहा था
और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसके चलते एसडीएम ने 10 दुकानदारों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं और कुछ रेहड़ियों को इम्पाउंड किया गया है। उत्तर में भी और कुछ जो लोगों को अंदेशा था कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, शायद लोगों को अभी इस बात का इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हीं को ही हम जागरूक करने आए हैं कि ये लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक है और उसी तरह ही रहेगा। और जैसे हमने पिछले 21 दिन निकाले हैं, आगे के 19 दिन भी हमें ऐसे ही करना है। जो बेहद ज़रूरी काम है लोग उसी के लिए निकलेंगे और एग्रीकल्चर की जो दुकानें हैं वो 10 से 1 खुली रहेगी। लॉकडाउन को उल्लंघना करने पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। हरियाणा में गेहूं की फसल की खरीद 20 अप्रैल से शुरू होनी है, जिसको लेकर कोई दिक्कत किसानों को ना आए, उसे देखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ना भंग हो, उसके लिए किसानों को ई गेट पास दिए जाएंगे और एक दिन में 100 किसान ही अपनी फसल लेकर आ सकेंगे। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी पंजाब से आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली और कंबाइन को सैनिटाइज कर ही आगे जाने की अनुमति दे रहे हैं। इस सब के बीच किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए अम्बाला शहर से विधायक असीम गोयल ने खुद कंबाइन मशीन चलाकर फसल की कटाई की। विधायक किसानों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने किसानों के बीच पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन तक अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं पहुंची है। किसानों ने बताया कि हमारी फसल पककर खेतों में खड़ी है, ना तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लेबर है और ना ही ट्रॉलियां और मशीनें। बस ये समस्या सबसे बड़ी, देखो आपके सामने सारी फसल पक कर तैयार हुई खड़ी है, अद्धी आज कट रहे हैं जी, ट्रालियां भर कर खड़ा होंगे, 20 तारीख तक इंतजार करेंगे, उसके बाद मंडी में जो प्रोसीजर होगा बताएंगे, आड़ती देखेंगे। अभी तो कहते हैं बोरी नहीं है कोई, सबसे बड़ी तो समस्या बोरी की है, लेबर की समस्या है। अब घर पे उतारेंगे तो उसके लिए लेबर नहीं है। अब कहते हैं 50 क्विंटल, 100-125 क्विंटल ट्राली में वजन पड़ा, इसको में से अद्धा कहाँ उतारें, अद्धा कहाँ लेके जाएं। हमारा जो किसान है वो 6 महीने लगातार अपने जान को हथेली पे रख के अपनी फसल की पालना करता है। प्रकृति से भी वो उसके खिलाफ 2-4 होता है और 6 महीने का सोना आज पककर तैयार खड़ा है। आज अन्नदाता के नाते जिस अन्नदाता ने हमेशा से इस भारत के भंडार को भरा है, हमारे पेट को भरने का काम किया है, उन अन्नदाताओं के बीच में जाकर, उन किसान भाइयों के बीच में जाकर मैंने वहाँ भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया और पूजन करने के बाद कंबाइन द्वारा जो है गेहूँ काटने की एक शुरुआत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती पर देश भर में लोगों ने बाबा साहेब को नमन किया। चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन का पालन करते हुए समाजसेवी ममता डोगरा ने अपने परिवार सहित दीप जलाकर बाबा साहेब की जयंती मनाई। समाजसेवी ममता डोगरा का कहना है कि हम सभी को बाबा साहेब के दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए और देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। कोरोना के दौरान लागू हुए लॉकडाउन में लोग अब थोड़ा परेशान होने लगे हैं। ऐसे में मानसिक तनाव कैसे दूर किया जाए, ये बताएंगी समाजसेवी पूनम मागी। Mind is something which nobody has seen. Nobody has seen this mind, but we know that it is so very powerful in our life. Even your doctor has not seen your mind. So in Art of Living, we make you experience a beautiful technique called Sudarshan Kriya, which helps you to handle your mind, that makes you stay calm, centered and more relaxed. An online happiness program is happening tomorrow. I'll be taking it. One is in the morning at 7 a.m. and the other is in the evening at 4 p.m. Do join. Stay happy. Stay at home. कोरोना आपदा के बीच लॉकडाउन के बाद लोगों का आवागमन रुक गया है। इससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियां सुलझाने के लिए रोहतक से कांग्रेसी नेता सूरजमल रोज ज़रूरी खाद्य सामग्री ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही सैनिटाइज़र और मास्क भी ज़रूरत के हिसाब से सरकारी विभाग और ज़रूरतमंद लोगों को देने में के काम में जुटे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना आपदा के मौके पर जो एक आपदा का माहौल है, एक लोगों में भय का माहौल है, लॉकडाउन लग चुका है, लोग घरों में कैद हो गए हैं, जरूरतमंद लोग बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आए हैं जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो हमारे साथ हैं सूरजमल रोज जी, जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बढ़ चढ़ कर जरूरतमंद लोगों की सेवा भाव में दिन रात एक किए हुए हैं। रोज साहब, आप लगातार हम देख रहे हैं कि आप जरूरतमंद जो लोग हैं आइडेंटिफाई कर करके उनको मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज दे रहे हैं, खाने का सामान दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें किस प्रकार से आप फॉलो कर रहे हैं? प्रथम तो मैं जस्ट इंडिया आपके चैनल को, शिव कुमार जी आपको, आपके जो दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। आपका चैनल समाज हित में इस कोरोना वायरस के बुरे वक्त में
बढ़ चढ़ करके और अपना समय पूरा का पूरा पसीने के साथ गर्मी में घूम करके और पब्लिक सेवा में आप अपना समय लगा रहे हैं। जी, तो आपसे भी एक सवाल था मेरा कि ये जो कोरोना की आपदा में जो दिन रात आप एक मेहनत कर रहे हैं और जो हर जरूरतमंदों तक खुद पहुंच रहे हैं, तो ये सब किस तरह से आपने प्लान तैयार किया है? देखिएगा, हमारे इस धरातल पे, धरती पे, संसार में समय रहते पूर्ण समय में भी जैसे चेचक आया, फिर जो है ना टीबी आया, आज संक्रमित जो कोरोना के रूप में हमारे समाज में, हमारे संसार में आया हुआ है, फैला हुआ है। हम सभी का एक कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमारे बीच में जो हमारे से गरीब भाई हैं, अड़ोस पड़ोस में हैं या थोड़ा सा दूर हटके हैं, हमारा फर्ज बनता है अपने सामर्थ्य अनुसार बढ़ चढ़ करके, जैसे मास्क लगाना है, कोरोना से बचना है, या सैनिटाइजर हाथ धोने हैं, या मुंह साफ करना है, अपने आप कपड़ों से साफ रहना है। एक दूसरे को हमने समझाना है कि कोरोना से बचना है तो डिस्टेंस बना के रखें, कम से कम 1 मीटर का या 2 मीटर का। हम एक दूसरे का, जैसे खाने की सामग्री है, जैसे मैं वही उसी बात पे आना चाहूँगा रोज साहब कि ये प्रशासन भी अपने लेवल पे काम कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, तो आपने ये किस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहाँ जरूरतमंद है वहाँ आप पहुँच रहे हैं? मैं जिला रोहतक का, यहाँ पैतृक मेरा स्थान है। पैतृक स्थान होने के नाते एक पार्षद भी रहा हूँ मैं 5 साल, फिर मैंने विधानसभा चुनाव भी फाइट किया था। तो मैं रोहतक के हर गली गुच्चे मोहल्ले पूरे शहर के कोने कोने से वाकिफ हूँ। मुझे पता है शहर के किस मोहल्ले में, किस गली में गरीब परिवार है, उसकी मैंने जो सहायता करनी है वो खाने के रूप में आटा देना है, चीनी देनी है, दाल देना है, घी देना है, या सैनिटाइजर देना है, मास्क देना है, किस रूप में क्या क्या मैंने उसकी सहयोग करना है। इस परिवार को अब फिलहाल इस समय में क्या ज़रूरत है, और वो ज़रूरत मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के आदेशानुसार अपने घर से, अपने सामर्थ्य से, अपने ही दम पे कर रहा हूँ। रोज साहब, जैसे सैनिटाइजर और मास्क की बात हुई है तो प्रशासन भी दे रहा है। बात है कि एक जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध कराने के लिए, वो आप अब तक कितने लोगों तक खाना पहुँचा चुके हैं? मैंने धरातल पे यहाँ अपने रोहतक में ही देखा है कि 4 रोटी और थोड़ा सा अचार या सब्जी अगर किसी घर में दी जाए तो क्या घर के 7-8 सदस्य का पेट भर जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। फिर जो हमारे जिस परिवार को हम दे रहे हैं उनके दिमाग में एक है, पता नहीं है कैसा बना होगा। समाज में मैंने देखा है उनकी इच्छा जाहिर उन्होंने की है कि हमारे को सूखा अगर सामान सामग्री के रूप में दिया जाए तो हम घर में खाली बैठे हैं, अपने हाथ से बनाएं खाएं, उस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप जो एक मुहिम चला रहे हैं कच्चा खाना देने की, और उससे लोग संतुष्ट भी हैं। अच्छा, ये एक बात और मैं जानना चाहूँ, जो प्रशासन के स्तर पर जो व्यवस्था है, क्या उससे संतुष्ट हैं? चूंकि कॉल तो चूंकि अब चुनाव लड़ चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, तो फीडबैक लगातार आपके पास आ रही होगी। समाज में मैंने जो देखा है, सरकार की तरफ से जो मदद खाने के रूप में सामग्री दी जा रही है, या सैनिटाइजर है या और है, दिखावा ज़्यादा है, धरातल पे इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। तो मतलब इस तरह से कहीं न कहीं अनियमितताएं नजर आ रही हैं। एक राजनीतिक सवाल मैं करना चाहूँगा आपदा के से अलग हटके, अगर आप रोहतक के विधायक बन जाते तो क्या प्लान था आपका कि जो आज नहीं हो पा रहा है उसे आप खुद करके आगे लेके जाते? विधायक होता या बन जाऊंगा या बनने का समय आएगा वो एक अलग बात। मैं इस आज मैं इस वक्त की बात ये कह रहा हूँ कि पूरे देश को एक लाइन में चल करके प्रशासन के नियम को मानना चाहिए, अनुशासन को मानना चाहिए। हमें एक दूसरे का क्रिटिसाइज ना करते हुए हम एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है सूरज में रोजी जो लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं। खास बात एक ये है कि पका हुए के बजाय कच्चा खाना पहुंचा रहे हैं ताकि सब लोग अच्छे से घर में अपना दिन बिता सकें। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।